नमस्कार, मैं रविश कुमार। ना भागा हूं ना भगोड़ा हूं, यह किसी कवि की कविता का मुखड़ा नहीं है, बल्कि अपनी इच्छानुसार भारतीय संविधान, सरकार, संस्थाओं के नियमों के तहत विदेश गए विजय माल्या जी का ट्वीट है। ये उदाहरण मैंने वहीं से लिया है। विजय माल्या जी विदेश क्या चले गए हैं, देश में रहने वाले दो दलों के नेता और सिस्टम को कमजोर आदमी के अनुकूल बनाने वाले लोग बहस करने में लग गए हैं। यह बहुत बुरा हो रहा है कि किसी व्यक्ति का विदेश जाना लोगों को बुरा लग रहा है। आखिर माल्या जी किसी से उधार मांगकर तो नहीं गए हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अपना तो है ही, दूसरों का भी पैसा है उनके पास। कई बैंकों से कर्ज लिया है। मुंबई की एक अदालत में मामला भी चल रहा है कि सर्विस टैक्स का पैसा भी है जो उन्होंने आपसे लेकर सरकार को नहीं दिया है। अगर ऐसा व्यक्ति विदेश जाने के लिए योग्य नहीं है तो फिर कौन जाएगा? आप इन्हें तो जानते ही होंगे। विजय माल्या को अगर ठीक से किसी ने समझा है तो वो है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब। उन्होंने कहा कि विजय माल्या ने देश के लिए बहुत मुनाफा कमाया है। देश, इस पर जोर है। अब जब देश की बात है तो मामला सेंटी हो सकता है, पर एक छोटा सा सवाल है कि जब देश के लिए मुनाफा कमा रहे थे तो देश के बैंकों को हजारों करोड़ का घाटा कैसे हो गया? क्या वे सारे बैंक मालदीव, माल्टा के थे? मैं तो फारूक साहब की बात पर भावुक हो गया कि माल्या ने देश के लिए मुनाफा कमाया है। ऐसा व्यक्ति इतनी मेहनत के बाद विदेश चला भी जाए और हंगामा हो, यह कितनी नाइंसाफी है। सुनिए जरा वो क्या कहते हैं। I think the government of India will take its own way of dealing with it. But we have seen that in case of Lalit Modi also they have done nothing. He is still putting up in London. In this case also they had allowed he came here. Lalit Modi did come back, and he was in Delhi, he was in Rajasthan, he was all over the place. Not that he didn't come home. He came home. But how to and deal Vijay with Malia will also come home. You think that the government needs to arrest him because when a common I man don't think normally, government needs to arrest him. What do you need the arrest for? He will come and answer. He's a gentleman. He will answer. After all, he's a human being. He's led a huge company, made tremendous profits for the nation. He went bad, like so many people go bad. So many people, businesses fail. But you don't call them crooks afterwards. ट्रेमेंडस प्रॉफिट फॉर नेशन, ऐसे आदमी के लिए क्या क्या कहा जा रहा है। काश कोई किसानों के लिए भी बोलता कि खेती में फेल हो जाना नेचुरल है। 11 मार्च के ही दिन पिछले साल मौसम की मार से हजारों किसान कर्ज में डूब गए, तबाह हो गए। आधी खेती तो नेचर के कारण ही नेचुरली फेल हो जाती है इनकी। अच्छा है किसान लोग ट्विटर पर नहीं हैं, शायद टीवी भी ठीक से नहीं देखते हैं। पता नहीं चैनल वाले उन्हें भूत प्रेत और 5000 साल पुरानी तलवार की स्टोरी में उलझा देते होंगे। जो खूबी फारूक अब्दुल्ला साहब को विजय माल्या में नजर आई, वो बात शरद यादव जी में नजर नहीं आई। शरद यादव को नजर नहीं आई। शरद जी हमारे प्रिय हैं, उन्होंने जब इतने नेगेटिव लगे आज, वैसे उस वक्त वे विजय माल्या को लेकर काफी पॉजिटिव रहे होंगे जब विजय जी उनकी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। एक साल बाद यानी 2003 में अगर माल्या ने जनता दल यूनाइटेड ना छोड़ी होती तो पक्का इस मामले में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता। विजय माल्या जो है वो लुटेरा है, हर तरह का, मतलब यानी लोफर आदमी है। इसके बयान पर बयान देना मैं मानता हूं। विजय माल्या जी कहते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय बिजनेसमैन हैं, विदेश यात्राएं करते रहते हैं। सांसद होने के नाते वे कानून का सम्मान करते हैं, हमारी न्यायपालिका बहुत मजबूत है और सम्मान करते हैं। तो रही बात सम्मान की, तो उनके बयानों से तो लगता है कि वे सम्मान में कोई कमी नहीं करते हैं। उन्हें दिक्कत है तो मीडिया ट्रायल से। बाद में उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में संकेत किया है कि मीडिया उनका ट्रायल करेगा तो वे भी मीडिया का ट्रायल कर सकते हैं। उनका ट्वीट है कि मीडिया के बॉस लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि मैंने उन्हें कई वर्षों तक मदद की है, एकोमोडेशन दिया है, ठहराया है, जिसके सभी दस्तावेज भी मौजूद हैं। बाप रे, इसलिए टीआरपी के लिए कोई झूठ नहीं चलना चाहिए। अब इस तरह का ट्वीट करेंगे तो कौन उनके बारे में क्या बोलेगा पता नहीं। उन्हें यह सब कौन सिखा रहा है कि मीडिया के पीछे ही पड़ जाओ। बड़ी मुश्किल से तो मीडिया को जेएनयू के अलावा पीछे पड़ने के लिए कुछ और मिला है, और यह है कि कह रहे हैं कि मीडिया के ही पीछे पड़ जाएंगे, वो भी डॉक्यूमेंट लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि माल्या जी को ललित मोदी जी ने बहका दिया है। पिछले साल ललित मोदी जी भी इसी तरह ट्वीट कर सबके पीछे पड़ गए थे। अंत में यही हुआ कि ललित मोदी को सबने मिलकर भुला दिया, वरना उन्हें लेकर सब एक दूसरे को ही पोल खोलने में, दूसरे की ही पोल खोलने में लगे हुए थे। ललित मोदी और विजय माल्या को देखकर हताश होने वालों को मेरा यही संदेश है कि चिंता ना करें।
जब भी बड़ा आदमी बने कम से कम 2 राजनीतिक दलों का ख्याल जरूर रखें और इनसे कुछ बच जाए तो मीडिया का भी उसका डॉक्यूमेंट जरूर रखें। जब कोई सवाल करे तो ट्वीट कर दें कि सबको बताने वाला हूं। पता नहीं किसका वीडियो और किसका किस अवस्था में फोटो निकल जाए, पता चला कि उन्हें लेकर कुछ और बवाल हो गया। जरूर सब भीतर ही भीतर मना रहे होंगे कि विदेश गए हैं तो वहीं रहे, आने की क्या जरूरत है। आजकल आर्ट ऑफ लिविंग की भी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन माल्या मामले में आर्ट ऑफ लिविंग यानी भागने की कला पर चर्चा होने लगी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को रिपोर्ट छापी है कि माल्या साहब ने 2 मार्च दोपहर की जेट एयरवेज की फ्लाइट पकड़ी, फर्स्ट क्लास में सवार हुए और लंदन चले गए। अखबार के नए सूत्रों के हवाले से एक खबर लिखी है कि वे अपने साथ 7 भारी भरकम बैग ले गए हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मीडिया के लोगों वाला दस्तावेज उन 7 बैग में ना हो। कैश कपड़े हो ठीक है, ये चलेगा, लेकिन अगर वहां से वे निकाल कर ट्वीट करने लगे तो यहां गजब होने लगेगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार माल्या साहब लंदन जाने से पहले 1 मार्च को राज्यसभा गए थे। राज्यसभा की वेबसाइट पर हाजिरी का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार माल्या जी 1 मार्च को सदन में मौजूद थे। कितनी अच्छी बात है, विदेश जाने से पहले वे देश का काम निपटाने के लिए संसद गए, फिर क्यों सब उनके पीछे पड़े हैं मुझे समझ में नहीं आता। जबकि मैंने तो उनकी किंगफिशर फ्लाइट से सिर्फ वो लाल वाला ईयरफोन ही लिया था, ये मेरा डिक्लेरेशन है। जो लोग माल्या जी के विदेश चले जाने से निराश हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। NDTV.com के अनुसार उसमें एक खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 18 मार्च को मुंबई बुलाया है ताकि उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में एक केस में पूछताछ कर सके। इसी हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। आरोप है कि उन्होंने IDBI बैंक से 900 करोड़ का कर्ज लिया और गलत तरीके से विदेश भेज दिया, यह आरोप है। यानी कि वे खुद विदेश नहीं जाते, पैसे को भी विदेश भेजते हैं। कब तक हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर यहां ढिमलाता रहेगा, लुढ़कता रहेगा? जरा बाहर भी तो घूम फिर कर आए हो। विजय माल्या जिस तरह से न्यायपालिका और कानून के सम्मान पर जोर दे रहे हैं, उस हिसाब से 16-17 दिनों के लिए विदेश जाना कोई बड़ी बात नहीं, वो आ जाएंगे। 2 मार्च को जब वे लंदन गए तो उनके खिलाफ किसी प्रकार का नोटिस नहीं था। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान है कि जिस दिन माल्या ने देश छोड़ा उस दिन बैंक ने अपनी कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की थी। तब उस वक्त तक किसी भी एजेंसी की तरफ से कोई भी आदेश नहीं था कि उन्हें देश छोड़ने से रोका जाए। कांग्रेस नेता गुलाम अली आजाद वित्त मंत्री जेटली के इस दावे को चुनौती देने लगे। उनका कहना है कि पिछले नवंबर में सीबीआई ने विजय माल्या के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया, लेकिन उसके 1 महीने बाद नोटिस को बदल दिया गया। पहले नोटिस में था कि देखते ही गिरफ्तार कर लेना है, दूसरे नोटिस में है कि कहां जा रहे हैं सिर्फ इसकी सूचना दे देनी है। ये सारे आजाद साहब के आरोप हैं। राहुल गांधी ने कहा, सुनिए जरा सा, कि सीबीआई कहता हमने लुकआउट नोटिस दी थी। लुकआउट नोटिस देश के तमाम एयरपोर्ट्स पे दी गई हो उसको ढूंढने की। विजय माल्या कोई सुई नहीं है और शायद कोई भी आदमी नहीं इस देश में या विदेश में जिस तरह से 1 साल से उसको पब्लिसिटी मिल रही है और उसकी शक्ल को शायद कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो जानता नहीं, और खास विशेष रूप से एयरपोर्ट पे तो सवाल ही नहीं है। सुई भी इतरा रही होगी कि उसकी तुलना जहाज वाले से हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जिसने देश का 9,000 करोड़ रुपया चुराया हो उसे देश से कैसे, आजकल देश बार बार आ जा रहा है, देश से कैसे भागने दिया गया। वित्त मंत्री जेटली ने भी जवाब दिया कि कांग्रेस के टाइम में ही तो माल्या को हजारों करोड़ के लोन दिए गए। इनको आपकी सरकार ने भागने क्यों दिया? 9,000 करोड़ रुपए जिन्होंने सरकार से चोरी किए हैं उनको आपने निकलने क्यों दिया? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को हमसे सवाल पूछने के से बेहतर होगा कि वो अपनी मम्मी जी से, मनमोहन जी से सवाल पूछें कि एक इस देश के सबसे बड़े गुनाहगार कतरोची को कैसे यहां से भगाया गया। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि बिना सरकार की भागीदारी के माल्या भाग नहीं सकते। सरकार का कहना है विपक्ष वाले जब सरकार में थे बिना उनकी मदद के माल्या को लोन नहीं मिल सकता। अब आप ही बताइए कि दोषी कौन है, पहले वाला कि अब वाला? बताने से पहले याद रखिएगा कि माल्या साहब 7 भारी भरकम बैग लेकर गए हैं सूत्रों के अनुसार। इतना मत बता दीजिएगा कि उनके बैग से ही आपके खिलाफ कुछ निकल जाए। क्या वाकई माल्या को बाहर जाने में मदद दी गई? उनके लुकआउट नोटिस को क्यों बदला गया? जबकि वित्त मंत्री भी मान रहे हैं कि 30 नवंबर तक माल्या जी पर मात्र 9,091 करोड़ कुछ हजार लाख का कर्ज था। किसी पर इतना कर्ज हो उसके भागने की संभावना पर किसी का ध्यान नहीं आया।
हो सकता है रकम इतनी बड़ी है कि सबका ध्यान गिनने में ही लगा रह गया हो। वैसे वित्त मंत्री ने एक और उदाहरण से समझाने का प्रयास किया कि क्वात्रोकी के भागने और माल्या के भागने में क्या फर्क है। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने इत्तला की कि बोफोर्स के बेनिफिशियरीज में क्वात्रोची भी हैं, और जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हेड कर रहे थे पहले के माधवन, उन्होंने उसी वक्त पत्र लिखा कि इनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया जाए, तो उनको रोका नहीं था उस वक्त की सरकार ने, और 2 दिन में वो भारत छोड़ गए थे। वो क्रिमिनल केस था। इस बयान से कांग्रेस के कारनामे का पता तो चलता है, लेकिन माल्या जी के मामले में जो हुआ, क्या उसका जवाब मिलता है? एक पुरानी घटना का यहां जिक्र करना चाहता हूं। जनवरी 2015 में ग्रीन पीस एनजीओ की सदस्य प्रिया पिल्लई को लंदन जाने से रोक दिया गया, उसी लंदन में जहां माल्या जी चले गए। वे भाग कर नहीं जा रही थी, बल्कि आदिवासियों के हक में आवाज उठाने लंदन जा रही थी। इंडिया में तो कोई उठा नहीं पाता। वैसे हवाई अड्डे पर बताया जाता है उन्हें कि आईबी का आपके खिलाफ लुकआउट नोटिस है, आप नहीं जा सकती। 3 महीने बाद मार्च 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया पिल्लई के मामले में फैसला सुनाया कि सरकार की नीति के अनुसार किसी के बोलने या किसी के हक के लिए लड़ने के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रिया पिल्लई हैं, उनके पासपोर्ट से ऑफलोड का रिमार्क हटाया जाए, देश से बाहर ना जाने देने की सूची से उनका नाम हटा दिया जाए। पर जब मैं जा रही थी तो सरकार ने मेरे खिलाफ, जबकि कोई ऐसा लुकआउट सर्कुलर भी नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे जाने से रोका। और आज ये साफ साफ दिख रहा है कि विजय माल्या, जो कि एक प्राइवेट कॉरपोरेट हैं, जिन्होंने इस देश के टैक्स पेयर्स के 9,000 करोड़ रुपए मतलब डिफॉल्टर हैं वो आज के डेट पे, उनको किस तरह से सरकार ने रोका नहीं और बाहर जाने दे दिया, जबकि उन मैटर सब जुडिस थी। जब उनके ऊपर 2 जो है लुकआउट सर्कुलर्स इशू हो चुके थे अक्टूबर और नवंबर में, इसके बावजूद जो है सरकार ने ये किया। तो आपको साफ साफ ये दिखता है कि सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। सरकार का जो दोहरा व्यक्तित्व है या दोहरा जो डबल स्टैंडर्ड है, वो भी बहुत साफ साफ दिखता है। तो आप अगर एक एक्टिविस्ट हैं, आप जो है लोगों के अधिकारों की बात करते हैं और उनके अधिकारों के हनन की बात करते हैं, तो सरकार आपको रोकेगी। तो आपने सुना इन्होंने क्या कहा, प्राइवेट कॉरपोरेट हैं। 2 साल पहले प्राइवेट सिटीजन सुनाई देता था। क्या मैं प्राइवेट एंकर हूं? पर क्या विजय माल्या के खिलाफ कोई मामला भी नहीं चल रहा था? चंद उदाहरणों से पता चलता है कि वे काफी लंबे समय से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, या कहिए कि कई विभाग उनसे वसूलने के चक्कर में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। अगस्त 2014 में विजय माल्या बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में पेश होते हैं। उनके खिलाफ आयकर विभाग ने 3 मुकदमे दायर किए। इन तस्वीरों को देखकर आप कंफ्यूज ना हो, इनका मुकदमे से कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन बेंगलुरु वाला मामला यह है कि विजय माल्या ने 400 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को नहीं दिया। माल्या साहब को 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी गई। अदालत ने आदेश दिया कि वे ट्रायल में सहयोग करेंगे। आयकर विभाग ने तब बहस की थी अपनी तरफ से कि माल्या कार्यवाही में मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी एनआरआई हैं, बाहर आते जाते रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो ट्रायल में सहयोग ना करें। वे एक प्रभावी बिजनेसमैन हैं और सत्ता के गलियारों में उनका काफी रसूख है। उनके खिलाफ एक और मामला मुंबई की एक अदालत में चल रहा है। आरोप है कि माल्या साहब ने उपभोक्ताओं से लिया गया सर्विस टैक्स का पैसा सरकार को नहीं दिया। इस मामले में उन्हें मुंबई की निचली अदालत से फरवरी 2015 में जमानत मिल गई थी। सर्विस टैक्स विभाग ने इस फैसले को अगस्त 2015 में बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। कई महीने बाद 11 मार्च यानी आज बॉम्बे हाईकोर्ट में इसी मामले में सुनवाई हुई, तो सर्विस टैक्स विभाग को काफी कुछ सुनना पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप निचली अदालत के जमानत देने के फैसले से खुश नहीं थे, तो आपने अगस्त 2015 तक इंतजार क्यों किया? आज तक उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस क्यों नहीं जारी हुए? और जिन्हें आप, उन लोगों के खिलाफ जिन्हें आप सुनवाई के लिए बुलाना चाहते हैं, और तो और विभाग को इस बात के लिए भी सुनना पड़ा कि उसके कागजात पूरे नहीं हैं। मामला यह था कि माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस ने 32 करोड़ का सर्विस टैक्स उपभोक्ताओं से वसूलकर सरकार को नहीं दिया। सर्विस टैक्स विभाग का कहना था कि माल्या का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि आप ये बात साबित नहीं कर पा रहे हैं कि माल्या आदतन अपराधी हैं। दूसरी बात यह है कि माल्या ने लिखित रूप में दे दिया है कि वे हर एक सुनवाई पर मौजूद रहेंगे, तो फिर यह मामला नहीं बनता कि पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। विजय माल्या ने बार बार कहा है कि वे अदालत का सम्मान करते हैं और कानूनी कार्रवाई में मदद करते हैं, लेकिन इस घटना से लगता है कि उन्होंने अदालत के शुरुआती भरोसे को भी तोड़ा है।
आयकर विभाग और सर्विस टैक्स विभाग दोनों को आशंका थी कि एनआरआई होने के नाते माल्या देश छोड़ सकते हैं। वही देश देश देश। और यह भी संकेत मिलता है कि इन विभागों ने माल्या को रोकने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए। लगता है ये विभाग देश में नहीं आते हैं, देश देश में। बड़े लोगों के मामले में इस तरह की छोटी गलतियां हो जाती हैं। खास बात यह है कि ऐसी गलतियां हर सरकार में होती हैं। पत्रकार शेखर गुप्ता ने चलते चलते और वॉक द टॉक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य से बात की। उनकी बात से आपको यकीन हो जाएगा कि माल्या के खिलाफ विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। Even in respect of one particular villa, which we were trying to get possession of. That's the Goa villa. The Goa villa. We have been trying to get possession of it. And in spite of the fact that the High Court had passed an order saying that it should be done in 3 months, the order was given to the collector. The collector in turn held 8 hearings and then went on leave. इन 3 उदाहरणों से ज्ञात होता है कि विजय माल्या के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही थी। मीडिया में आरबीआई के चीफ रघुराम राजन साहब का भी बयान छप रहा था कि माल्या जैसे लोगों को अपने जन्मदिन पर शाही खर्च नहीं करना चाहिए, इससे लोगों में गलत मैसेज जाता है। राजनीतिक दलों के अलावा तमाम विभागों की मेहरबानियों को आप किस खाते में डालेंगे? उनके 7 बैग में से किसी एक बैग में, या कोई और दूसरा झोला है जो भारत में रह गया है? भारतीय स्टेट बैंक अपने 1500 करोड़ रुपए की वसूली के लिए माल्या जी को खोज रहा है। तमाम बैंक अपना अपना पैसा वसूलना चाहते हैं। माल्या जी ने अपने बयान में कहा है कि वे बैंकों से बात कर मामले को 1 टाइम में सेटल कर देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने शेखर गुप्ता से तो कुछ और ही कहा। आपने ये मिस्टर माल्या को भी बोला कि 1 टाइम सेटलमेंट के लिए आ जाओ? जी, डेफिनेटली। तो फिर वो नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं है। ही हैड स्टार्टेड टॉकिंग बट ही हैज नॉट गिवन एनी फॉर्मल ऑफर। और उसी चीज के लिए हम लोग कोर्ट को बार बार कह रहे थे कि एसेट्स अंडर ओथ हम लोग को मिलनी चाहिए, क्योंकि अनलेस आई रियलाइज हाउ मच ही हैज, थोड़ा हिंदी हमारे accept? हिंदी के दर्शकों को समझाइए, एसेट अंडर ओथ क्या होता है? एसेट अंडर ओथ यानी हम लोग ओथ यानी प्रतिज्ञा जो कहते हैं, उसको लेके कहते हैं कि हमारे पास ये एसेट्स है। एसेट्स यानी हमारी जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है, संपत्ति है, तो उसके लिए अंडर द कोर्ट सुपरविजन कहेंगे कि हमारे पास ये संपत्ति है, इसमें से हम चुका सकते हैं। किंगफिशर को जैसे आपको मालूम है वो थोड़ी दिक्कत में थी, उसीलिए हम लोग उसको दूसरी चांस दिए थे। उस समय उनका पर्सनल गारंटी लिया गया था, तो उसीलिए हम लोग कह रहे थे कि उनका पर्सनल गारंटी है तो उनको इसको निपटाना पड़ेगा। लेकिन हमको ये ज़रूर कहना है कि सारे एजेंसीज को कोलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कोई दूसरे साइड्स के लोग नहीं है। हाँ, हम लोग दूसरे टीम में नहीं खेल रहे, एक ही टीम में खेल रहे हैं। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस घाटे से गुजर रही थी, तब यूपीए सरकार इसकी मदद करना चाहती थी, जिसका बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। उसके चलते यूपीए के कई मंत्रियों ने बयान दिए कि सरकार किंगफिशर को बचाने का, बेलआउट का कोई प्रयास नहीं कर रही है। कुछ ही महीनों बाद किंगफिशर को भारतीय स्टेट बैंक से 1500 करोड़ रुपए का लोन मिल गया। इस पूरे मामले में बैंकों के भीतर माल्या के हक में फैसले लेने वाले अधिकारियों या निर्देशकों की कोई बात ही नहीं हो रही है। क्या वे पूरी तरह निर्दोष रहे होंगे? अब सवाल है कि 7000 करोड़ के कर्ज को चुकाने के लिए विजय माल्या के पास संपत्ति है या नहीं। एक बात का ध्यान रखिएगा, सारा मामला अदालत में है। अदालत से ही तय होगा कि उन पर कितनी देनदारी बनती है, कितना वो चुकाएंगे और कितनी सजा होगी। फिर भी एक मोटी बात हो जानी चाहिए कि उनके पास अपना कितना है। तो देखिए, आप श्रीनिवासन जैन का ये रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जब हम बात करते हैं कि माल्या ने 9000 करोड़ के आसपास लोन लिए हैं और उनके पास पैसे नहीं है, तब वो तो भला जाता है कि कुछ तो चीजें हैं, उनके पास एसेट हैं, वो तो आप बेच के ले सकते हैं। तो ज्यादातर अभिषेक बताया जाता है एक घर है गोवा में, बड़ा सा आलिशान बंगला है, उनके पास यॉट है, बेंगलोर में बड़ा सा उनका बेंगलोर में ऑफिस है, और ये सारा आप अगर बेच दे, एक प्राइवेट जेट भी है, एक सारा बेच देंगे तो आपके पास लगभग 400-500 करोड़ आएंगे। मैं चेंज करके ये बताता हूं आपको कि 400-500 करोड़ संपत्तियों की कीमत है, जो ज्यादातर बताए जाते हैं, जो बैंक भी बताते हैं कि 400-500 करोड़ तो है ना। 9000 करोड़ का उन्होंने लोन लिया है, 400-500 करोड़ हम उनको ले सकते हैं उनका संपत्ति जब्त करके। लेकिन इससे क्या होगा? असली जो स्रोत है, असली सोर्स है उनके कमाई का, ये बैंक सवाल क्यों नहीं उठा रहे? ये एक मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि माल्या ने यूनाइटेड
स्पिरिट्स लिमिटेड, ये उनकी कंपनी है। उन्होंने इसका शेयर डियाजियो बोल के इंटरनेशनल लिकर कंपनी है, उनको बेचा था और 2400 करोड़ रुपए माल्या को मिले थे उसमें। ये सीधा उनके पास है। माल्या की एक और कंपनी है यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग लिमिटेड, और उन्होंने यूएसएल को 2400 करोड़ रुपए में डियाजियो को बेचा था। तो ये 2400 करोड़ तो इनके पास सीधा है। यूबीएचएल यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग लिमिटेड में माल्या की जो हिस्सेदारी है ये अभी भी 52% के आसपास है, मतलब आधे से ज्यादा हिस्सेदारी माल्या के पास है। तो ये सारा जो शेयर है इसको बेचेंगे तो ज्यादा नहीं, हमारे लिए बहुत है लेकिन इनके लिए ज्यादा नहीं है। किंग ऑफ गुड टाइम्स 141 करोड़, तो मैंने बोला 2400 करोड़ डियाजियो को बेच के 141 करोड़। और यूबीएचएल में जो शेयर है अभी जो बेचा नहीं है उन्होंने, अभी जो है उसकी कीमत जो वैल्यूएशन होता है वर्थ, वो देखिए आप कितना है, 6864 करोड़, 6864 करोड़ सारे मिला लीजिए, 2400, 6864 और 141 और उसके छोड़ के 400-500 करोड़ की तो संपत्ति अभी भी है। सारा मिला के उनके पास 9405 करोड़ रुपए की संपत्ति है, ये उनका वर्थ है। और उसमें से 2400 तो सीधा उनके पास है, ये तो बैंक सीधा ले सकते हैं उनसे। ये इसका दावा तो सीधा किया जा सकता है, जो बैंक देख नहीं रहे हैं, ये छोड़ के भी उनके पास पैसे और भी है। पर्सनल गारंटी माल्या ने दिया था, जब उन्होंने लोन लिया था पर्सनल गारंटी दिया था। अब पर्सनल गारंटी जब आप देते हैं इसका मतलब जिसने लोन दिया वो आपका संपत्ति जब्त करके वो पैसा ले सकता है। लेकिन माल्या ने भी बार बार कहा है, ट्वीट भी किया है कई बार, कि बैंक को मैंने जो गारंटी दिया था, प्रिविलेज जो मैंने रखा था उनके पास, मैंने उनको शेयर दिए थे, वो शेयर बेचकर बैंकों ने 1200 करोड़ रुपए लिए हैं समय। और ये देखिए उनका यूनाइटेड ब्रूअरी का सालाना रिपोर्ट, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि बैंकों ने समय समय पर कंपनी के मेरे शेयर बेचे, और जब वो शेयर बेचे माल्या की कंपनी ने बैंकों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में केस किया है। तो वो ऐसे कह रहे थे कि मैंने तो कोलैटरल दे रखा है बैंकों को अपना शेयर, वो शेयर बेच के उन्होंने 1200 करोड़ लिया है, लेकिन जब भी बैंकों ने कोशिश किया तो केस कर दिया, इसीलिए बैंक डरते थे। अब इस पे आइए कि माल्या जब दिवालिया उनका निकल चुका था, उनके पास पैसे नहीं थे, ये वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं दे नहीं सकता। बैंक मानते वो विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब उनके पास पैसे हैं लेकिन वो दे नहीं रहे। उसी टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, वो जाके बारबाडोस ट्राइडेंट टीम खरीद रहे हैं। ये प्रीमियर लीग में खेलने वाली कैरिबियन की टीम है, वेस्ट इंडीज की एक टीम है, उन्होंने जाके ये खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 13 करोड़ में। टीम खरीदने की क्या जरूरत है जब आपके पास पैसे नहीं है? 13 करोड़ यानी कि $2 मिलियन उन्होंने दिए ये खरीदने के लिए। साथ में बताया जाता है कि खिलाड़ियों का सारा आप सैलरी जोड़ लेंगे तो 5 करोड़ रुपए उसमें है, तो 13 + 5 18 करोड़ तो यहां पे उन्होंने खर्च कर दिया क्रिकेट पे। अब देखिए किंगफिशर अल्ट्रा इंडिया डार्बी हॉर्स रेसिंग में 3 करोड़ रुपए 2015, मतलब जब उनके पास पैसे नहीं थे तब लगाए। और अपने बर्थडे पार्टी में पिछले साल माल्या ने 3 करोड़ रुपए खर्च किए। 3 करोड़ रुपए बर्थडे पार्टी पर, 3 करोड़ रुपए डार्बी पर, 18 करोड़ रुपए क्रिकेट टीम पर, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। 9405 करोड़ रुपए ये श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट ने दिखाया उनका वर्थ अभी है। 9000 करोड़ रुपए बैंक चाहते हैं, इनसे क्यों नहीं मांग रहे? यही सवाल है, बार बार हम भी पूछ रहे हैं, एनडीटीवी पूछ रहा है। मैंने पूछना छोड़ दिया है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि माल्या देश के लिए मुनाफा कमाया है। विजय माल्या साहब, देश फिर आगे, देश के बिना कुछ हो नहीं रहा। अब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अरुंधति जी की भी सुनिए, वो किस देश के लिए अपने बैंक का घाटा वसूलने के लिए इतनी लड़ाई लड़ रही हैं। बहरहाल माल्या साहब को लेकर तरह तरह के बयान आ रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान के एक शब्द से मुझे व्यक्तिगत मेरी सहमति नहीं है, क्योंकि उन्होंने विजय जी को सफेद कॉलर आतंकवादी कह दिया है। फिर भी उद्धव ठाकरे की निर्भीकता से लगा कि उनके बारे में तो विजय माल्या के पास पक्का कोई सबूत नहीं होगा। उन्होंने सामना में लिखा है कि ललित मोदी के भाग जाने के बाद जो चिल्ला रहे थे, उन्हें माल्या कैसे भाग गया इसका जवाब देना होगा। दाऊद को लाने के लिए सरकार पाकिस्तान के सामने याचना कर रही है, लेकिन उसकी नजरों के सामने व्हाइट कॉलर आतंकवादी भाग चुका है। माल्या भाग जाएगा यह देश का दूध पीता बच्चा भी बता रहा है, लेकिन सरकार को समझ में ना आया कि अचरज भरी बात है, माल्या की पार्टियों में परोसी शराब का नशा अब भी कईयों के रगों में दौड़ रही है। उसके उतरने के बाद ही बात होगी। हमारे देश में आतंकवादी से लेकर उद्योगपतियों को छोड़ने का इतिहास बड़ा रोचक है, गूगल कर लीजिएगा। बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में विजय माल्या को जमकर लूटने की छूट दी है। इसका मतलब है कि बीजेपी मानती है कि माल्या ने लूटा है,
तो आने वाले दिनों में बीजेपी ये इम्तिहान देगी कि वो माल्या को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है और बाकी लोगों को भी नहीं छोड़ेगी जिनका नाम माल्या ले रहे हैं कि उन्हें छोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने पूछा है कि विजय माल्या को राज्यसभा का सदस्य बनाने में किस बीजेपी के विधायक ने वोट किया था। उन्होंने ये नहीं पूछा कि जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष वो कैसे थे। जब भी ये दोनों पार्टियां एक दूसरे का पोल खोलती हैं, उम्मीद बढ़ जाती है कि अब कुछ आ जाएगा बाहर, मगर तभी पर्दा गिरता है और दूसरा मसला आ जाता है। उम्मीद है विजय माल्या का मामला ललित मोदी की तरह ठंडा नहीं पड़ेगा। वैसे भी प्रवर्तन निदेशालय के फैसले पर अमल हुआ तो माल्या साहब 18 मार्च को भारत आ सकते हैं। विजय माल्या जैसे बड़े लोग अगर बचाए नहीं गए, ये मेरा संदेश है, विजय माल्या जैसे बड़े लोग अगर बचाए नहीं गए तो छोटे लोगों का बड़ा बनने में यकीन चला जाएगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट को नुकसान पहुंच सकता है और विदेशी निवेशकों में डर पैदा हो सकता है। क्या विजय माल्या की संपत्ति जब्त कर बैंक अपना पैसा वसूल सकेंगे? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मीडिया कितनी जल्दी विजय माल्या के मसले को भुला देता है, जैसे ललित मोदी के मामले में हुआ। अगर आपने बैंक का लोन लिया है और चुका नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए एक संवैधानिक चेतावनी है। कृपया करके माल्या की कहानी से प्रेरित ना हो। यह कहानी आपको जीने के लिए मजबूर कर सकती है। इस पूरे विवाद में एक सवाल का जवाब मिल गया है। सवाल उठ रहा था कि माल्या के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया और जारी किया तो बदला क्यों। पीटीआई के अनुसार सीबीआई ने जो जवाब दिया है आप उसे गंभीरता से लीजिएगा। अगर इसका जल्दी खंडन नहीं किया गया तो गजब हो सकता है। सीबीआई ने कहा है कि विजय माल्या के बारे में जो पहला लुकआउट नोटिस जारी हुआ था वो गलती से हो गया था। अब बताइए, हमारे देश में गलती से लुकआउट नोटिस जारी हो जाता है, देश फिरा गया। अगर इसी तरह गलती से लुकआउट नोटिस जारी होते रहे तो आप लोग भी एयरपोर्ट पर लुकआउट करते रहिए कि क्या पता कोई अफसर आपके खिलाफ लुकआउट लेकर चला आ रहा हो गलती से। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि विजय माल्या को प्राइम टाइम देखते ही भारत आ जाना चाहिए। क्या पता सीबीआई की तरह सारे बैंक ये कह दें कि 7,000 करोड़ का कर्जा विजय माल्या ने नहीं, प्राइम टाइम के एंकर रवीश कुमार ने लिया है। क्या मेरा कोई दर्शक इस वक्त लंदन में है जो कल का टिकट भेज सकता है? मैं तो इकोनॉमी में भी जा सकता हूं, बिजनेस क्लास ठीक रहेगा वैसे। तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद चलेंगे यमुना तीरे। $5 करोड़ का जुर्माना कम नहीं होता है, इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि किश्तों में जमा कर दीजिए। यह भी साफ किया कि यह जुर्माना नहीं है, हर्जाना है, पर्यावरण के लिए भरपाई। ट्रिब्यूनल इस बात से नाराज था कि आर्ट ऑफ लिविंग ने जुर्माना ना देने की बात क्यों कही, लेकिन जब यह पता चला कि ये एक साथ नहीं दे सकते तो उन्हें किस्तों पर यह रकम जमा करने की मोहलत दे दी गई। अगले 3 हफ्तों में यह रकम आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से अदा कर दी जाएगी, जमा करा दी जाएगी। सबूत के तौर पर 25 लाख की रकम चुका दी गई है, जमा करा दी गई है। इसी के साथ विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गया है। कुछ विघ्न संतोषियों को मौसम से बड़ी उम्मीद थी, बारिश हुई, हवा भी तेज आई, लेकिन कार्यक्रम अपने तय स्वरूप में ही शुरू हुआ। प्रधानमंत्री भी शामिल होने के लिए आए, शामिल हुए, बहुत बयान दिए, भाषण हुआ, बहुत बहस हुई इस मामले में। लेकिन यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि संघर्ष करना ही आर्ट ऑफ लिविंग है, सुविधा में रहना आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। प्रधानमंत्री की इस बात में काफी दम भी है। वैसे यमुना के तीरे तैयारियों का अंबार देखकर संघर्ष का कम सुविधा का ही ख्याल ज्यादा आता है। जो भी है, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लीजिए। बहस का कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा। जीवन में बड़ा बनिए, बड़ा कीजिए, बाकी सब आपके हिसाब से होता जाएगा। हमने कहा दिल से, दिल्ली वालों से थोड़ी सी जगह दो, मैं वहां झाड़ू लगाऊंगा, जादू दिखाऊंगा और जन्नत लेके आऊंगा। लोगों ने कहा यह बड़ा जुल्म है, आपको जुल्माने लगेंगे। 5 करोड़ रुपए के जुर्माने के साए में दिल्ली में यमुना तीरे 11 मार्च से 13 मार्च के बीच श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक समारोह को अनुमति मिल गई है। हमने आज तक एक स्कूल में भी फाइन नहीं दिया। होमवर्क का हमको कभी नहीं मिस करने का कभी फाइन नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट upholds this order, you can't go against the court. हम जेल जाएंगे, फाइन नहीं देंगे। पहुंचाओ इसको जेल, इसको पहुंचाओ जेल। In this country, it has become a fashion to criticize and oppose anything Hindu, Bharatiya or Indian. That's the mindset of some people. श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को स्वीकृति देने
या स्वीकृति नहीं देने में हमारे मंत्रालय का कोई रोल नहीं। जल संसाधन मंत्री उमा भारती को सुना था ये कहते हुए कि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये सभी वो मंत्रालय हैं जो सीधे सीधे नदी और उसके आसपास के पर्यावरण से जुड़े हैं, चाहे वो जल संसाधन मंत्रालय हो या पर्यावरण और वन मंत्रालय हो। 2 दिन की सुनवाई में जिस तरह कोर्ट ने सरकारी विभागों पर एक निराशा व्यक्त की कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसके बावजूद कोई भी सरकारी विभाग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पुलिस की परमिशन होनी चाहिए, फायर डिपार्टमेंट से परमिशन होनी चाहिए और सेफ्टी की परमिशन होनी चाहिए। इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज की परमिशन। तो सेफ्टी और फायर और पुलिस, जैसा मुझे अभी उनके जो एडवोकेट ने बताया कि अभी तक उनकी परमिशन उनको नहीं मिली है। हमारा सारा कागज सब कुछ हमने जो परमिशन लेना है कानून के हिसाब से हम चल रहे हैं कि बिना सेफ्टी के आप इस इवेंट को कैसे आगे चला सकते हैं। Whether it is this new Sri Sri Ravi Shankar event, this is a complete ecological destruction of the Yamuna floodplain. मुझे लगता है ये सबसे बड़ा जोक है। अब वो इवेंट को उन्होंने तो कह दिया कि इवेंट होगा, अब तो ये सिर्फ है कि उसको किस तरीके से बचा सकते हैं। और जो पहले जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया था, 13 जनवरी 2015, उसका तो पूरा वायलेशन सारी अथॉरिटीज कर चुके हैं। इतना प्रदूषित जगह पर हम एक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस जगह को हम साफ करना चाहते हैं। जो नुकसान हो चुका और जो नुकसान होने वाला है उसको तो कोई भी कंपनसेट किसी भी हालत में नहीं। ये तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट को अपनी गरिमा बचाने के लिए जो भी ऑर्डर पास करने चाहिए, हम जरूर कहेंगे कि अगर आपके ऑर्डर का वायलेशन हुआ है तो फिर इस इवेंट को नहीं होना चाहिए। हमको बल्कि पुरस्कार देना चाहिए, जमुना किनारे में कुछ आके हम कर रहे हैं। जो नुकसान हो गया है वो इररिपेयरेबल है। सरकार तत्काल इसको बंद करे, ये तमाशा बंद करे। 1000 एकड़ में खादर में सब तरह से तबाह करके इस आदमी का कौन सा फंक्शन कर रहा है। इसकी सुनवाई यहाँ होगी या ग्रीन ट्राइब्यूनल में होगी? जहाँ तक सवाल है पूरे किस प्रकरण का ग्रीन ट्रिब्यूनल उस पर जो है सुनवाई कर रहा है। उनका जो भी कार्यक्रम हो रहा है पूरा कार्यक्रम अनुमति के साथ हो रहा है, कोई भी कानूनी कार्यक्रम नहीं हो रहा है। उस यमुना नदी को सुप्रीम कोर्ट ने डर्टी ड्रेन कह दिया। किसने बनाई है डर्टी ड्रेन? आज तक के शासन ने क्यों इसको नदी रहने नहीं दी? उस पूरे किनारे के ऊपर इतना सारा इंक्रोचमेंट है, कंस्ट्रक्टेड इंक्रोचमेंट है। वो कंस्ट्रक्टेड इंक्रोचमेंट वहां पर आया कैसे? तब सब एक्टिविस्ट और ये कहाँ गए थे? पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार है, पूरी तरह से पर्यावरण को ठीक करने के लिए उनके संस्थान काम कर रहे हैं। कई सारे जीवित चीजें हैं जिसको अब नष्ट कर दिया जा रहा है। अब ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स हैं इसके खिलाफ। नुकसान होने क्या बात है? वहाँ जो जमुना नदी इतना टॉक्सिक है, इतना जहरीली है, वो नुकसान क्या होना है? उसको सफाई होनी है उसकी। इसके बारे में इस केस में जो एनजीटी ने हमसे एफिडेविट मांगा था वो आज दिया है। कानूनन स्थिति वो स्पष्ट की है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कल्चरल फेस्टिवल, बट द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट अबाउट द एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी इन दिस कंट्री। मगर कुछ ऐसे लोग इसको बढ़ा चढ़ा के बाहर के लोगों को ला करके वहां कुछ कर रहे हो, उपद्रव। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये पूरे सरकार से ऊपर हो गया, सिस्टम से ऊपर हो गया। मैं पर्यटन और संस्कृति मंत्री होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि इस आयोजन के माध्यम से भारत की संस्कृति को विश्व के कोनों में शोकेस करने का हमें एक अच्छा अवसर मिला है। एक आदमी सीपीडब्ल्यूडी कह रहा है कि ये जो रिश्ते है खराब। पहले ये बात हम डिस्कस कर दिया। कह रहा है, आपके इंजीनियर्स कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, वहाँ बड़ा हादसा होगा। देश भर में बाहर से लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी यहाँ आए हुए हैं, वहाँ 35 लाख आदमी आएगा। और पूरी दिल्ली में जब किसान मजदूर आता है
जो कहते हैं कि जाम हो गया, ये हो गया, बोले पूरी दिल्ली जाम होने वाली है। नहीं, श्री रविशंकर जी को लेकर विवाद खड़े होने का कोई प्रश्न नहीं है। वो तो विवादों का समाधान करते हैं। समारोह प्रकृति ने भी कसौटी करी, लेकिन यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। सुविधा और सरलता के बीच जीने के लिए जी सकते हैं, उसमें आर्ट नहीं होती है। जब अपने इरादों को लेकर के चलते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। जब अपने सपनों को लेकर के चलते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। जब संकटों से जूझते हैं तब आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। संस्कृत में कहते हैं ना, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। कुछ गलत करना हो तो कोई विघ्न नहीं आता है, मगर कुछ बहुत मुख्य काम करना हो तो विघ्न आते हैं, मगर वो सब विघ्न से पार होकर आखिरी में उसका फल बहुत मधुर होता है, बहुत मीठा होता है। अब जब इतनी आलोचना हो ही गई उस कार्यक्रम की, उसकी तैयारियों को लेकर, तो क्यों ना उस कार्यक्रम की झलकियों को भी देख लें थोड़ा सा।
Thank you, Africa. We had the Lithuanian Minister for Culture with us, and we are now very proud and pleased to welcome 125 dancers from Lithuania. They will present a stunning performance characterized by a symmetrical design with compositional complexity representing a variety of figures like the swastika, eternity wheels and crosses, and weaving patterns. Let's welcome Lithuania. जब तक हमारी अगली पेशकश तैयार हो रही है, एक